एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वसुंधरा सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ क्लास 12th ज्योग्राफी। ओके, सो इससे पहले वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनके भी एमसीक्यूज आई हैव अपलोडेड, यू कैन चेक देम एज वेल। एंड फॉर नाउ हम इस वीडियो में प्राइमरी एक्टिविटीज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उनको देखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज अ सीरीज डेडिकेटेड फॉर CUET 2025 जहां पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस। सो डू प्रैक्टिस एंड सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। ऑप्शंस आर हंटिंग एंड गैदरिंग, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन या फिर माइनिंग। सो ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के बाकी सभी एक्टिविटीज कम अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। Second question says who are called red collar workers. Options are people who are engaged in primary activities, people who are engaged in secondary activities, people who are engaged in tertiary activities या फिर none of the above. So the correct answer is option number A. जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं उनको बोला जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑप्शंस आर हंटिंग एंड गैदरिंग, माइनिंग, फिशिंग या फिर फॉरेस्ट्री। सो द करेक्ट आंसर इज हंटिंग एंड गैदरिंग। सबसे ज्यादा पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्हीं को कंसिडर किया जाता है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर ए सेज गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स विद हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो दिस इज ट्रू, जहां पर बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशंस हैं वहां पर गैदरिंग प्रैक्टिस करी जाती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट सेज इन मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज बिकम कमर्शियल। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। मॉडर्न टाइम्स में जो भी गैदरिंग हम करते हैं, जो भी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, हम उनको मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है, सो ये मार्केट ओरिएंटेड हो गई हैं एंड दे बिकेम कमर्शियल। थर्ड स्टेटमेंट सेज गैदरिंग रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हाई टेक्नोलॉजी। तो दिस इज नॉट ट्रू। गैदरिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स नॉट करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट सेज प्रिमिटिव सोसाइटीज डिपेंडेड ऑन वाइल्ड एनिमल्स। जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, जो अर्ली स्टेजेस में लोग रह रहे थे, है ना, जो एंशिएंट पीपल थे, वो वाइल्ड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते थे। तो ये भी करेक्ट है। जो करेक्ट नहीं है वो है हमारी स्टेटमेंट नंबर थर्ड, गैदरिंग रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हाई टेक्नोलॉजी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैदरिंग में हमें बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही हमें बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पेस्टोरलिज्म। सो इस आंसर को सॉल्व करने से पहले डू कमेंट डाउन कि पेस्टोरलिज्म होता क्या है। कमेंट डाउन इन अ सेंटेंस। मूविंग टुवर्ड्स द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए सेज जियोग्राफिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं पेस्टोरलिज्म को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पेस्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पेस्चर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स इज नोन एज डैश। ठीक है, ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर, ट्रांसह्यूमेंस, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग या फिर मिक्स्ड फार्मिंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर लोग अपने लाइवस्टॉक के साथ में माइग्रेट कर जाते हैं। समर्स में वो जाते हैं प्लेन एरियाज से माउंटेन्स में एंड विंटर्स में माउंटेन के पेस्चर्स से वो वापस आ जाते हैं प्लेन्स में। तो ये जो माइग्रेशन है, ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रोसेस है, इसको जो है ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। Okay, next question is why pastoral nomadism has been decreasing and the areas separated by them shrinking. तो जो नोमैडिज्म है वो इतना ज़्यादा घट क्यों गया, इतना ज़्यादा कम क्यों हो गया है। ऑप्शंस आर इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, न्यू सेटलमेंट प्लान बाय डिफरेंट कंट्रीज, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। दोनों ही रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा जो पेस्टोरल नोमैडिज्म है वो कम हो गया है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो 4 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए सेज कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है हमको काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में उसको करना पड़ता है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लगती है एंड वो कैपिटल इंटेंसिव भी होता है।
ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट ranches. दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट सेज रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ranches इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस. सो दिस इज ट्रू एज वेल. ठीक है. एंड जो फोर्थ स्टेटमेंट है, वन ऑफ द कोर रीजन ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज साउथ वेस्ट अफ्रीका ऑन द आइलैंड ऑफ मडागास्कर. तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स. ये कोर रीजन कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का नहीं है, ये कोर रीजन है ऑफ नोमैडिक हर्डिंग. ठीक है. सो दिस विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. Okay, next question is primitive subsistence agriculture is also known as dash shifting cultivation, dairy farming, intensive subsistence agriculture या फिर mixed farming. So it is also known as shifting cultivation. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. तो आपको 4 पेयर दिए हुए हैं. बेसिकली यहाँ पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके डिफरेंट नेम्स गिवन है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस गिवन है एंड साथ ही रीजन्स दे रखे हैं कि इस रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इस नेम से बुलाया जाता है. ठीक है. इस नेम से प्रैक्टिस किया जाता है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पेयर गलत लिखा हुआ, कौन सा पेयर इनकरेक्ट है. ओके. सो ऑप्शन नंबर ए सेज झुमिंग दैट इज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो इट इज ट्रू. सेकेंड ऑप्शन इज मिल्पा जो कि प्रैक्टिस करी जाती है इन मैक्सिको. सो इट इज ऑल्सो ट्रू. ऑप्शन नंबर सी सेज लदांग दैट इज प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका. तो ये इनकरेक्ट है. श्रीलंका में इसको छेन्ना कहा जाता है एंड लदांग नेम से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है दैट इज इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया. ठीक है. सो डू रिमेंबर लदांग प्रैक्टिस करी जाती है इंडोनेशिया और मलेशिया में एंड श्रीलंका में इसको छेन्ना कहते हैं. ओके. सो दिस स्टेटमेंट दिस पेयर इज इनकरेक्ट. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड फोर्थ ऑप्शन में गिवन है रे दैट इज इन वियतनाम. तो ये भी ट्रू है. ठीक है. वियतनाम में इसको रे बोलते हैं, रे के नाम से प्रैक्टिस करी जाती है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रैक्टिस. The vegetation is usually cleared by fire and the ashes add to the fertility of the soil. The cultivated patches are very small and cultivation is done with very primitive tools such as sticks and hoes. After some time, 3 to 5 years, the soil loses its fertility and the farmer shifts to another path and clears other patch of the forest for cultivation. The farmer may return to the earlier patch after some time. तो ये जो हमने स्टेटमेंट समझी, ये जो हमें डिटेल्स दे रखी हैं, ये किस प्रैक्टिस के बारे में है. सो आई गेस आपको पढ़ के समझ आ गया होगा. इट इज टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि हम अभी से नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि एक जो हमारा वेजिटेशन होती है, एक फॉरेस्ट एरिया होता है, उसको हम क्लियर कर देते हैं फायर की मदद से. ठीक है. एंड जब आग लग के जो ऐश होती है वो हमारा फर्टिलिटी का काम करती है. ठीक है. एंड छोटे छोटे पैचेस पे इसको कल्टीवेट किया जाता है. ये प्रैक्टिस करी जाती है विद प्रिमिटिव टूल्स. बहुत ही ज्यादा जो हमारे प्रिमिटिव टूल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे कि स्टिक्स एंड होइस. ठीक है. एंड कुछ टाइम के बाद में, जब 2 3 4 5 साल के बाद में वो मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को खो देती है, छोड़ देती है, तब जो फार्मर है वो उस पैच को छोड़ के दूसरी जगह पर चला जाता है एंड दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट करता है. फिर से उसको आग लगाएगा, फिर से जो है वहाँ पे कल्टीवेट करेगा एंड फिर कुछ टाइम के बाद में उस जमीन को छोड़ के दूसरी जमीन पे चला जाएगा. ठीक है. तो दिस इज अ प्रैक्टिस जिसको कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. आई होप यू ऑल नो द आंसर. ठीक है. तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज मिक्स्ड फार्मिंग. ऑप्शन नंबर बी इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ऑप्शन नंबर सी इज डेयरी फार्मिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज नोमैडिक हर्डिंग. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. वाई? बिकॉज शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. ठीक है ना. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. Next question is which of the following is not a characteristic feature of plantation agriculture? Options are large estates, large capital investment, multiple crop specialization, good system of transportation. सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मल्टीपल क्रॉप स्पेशलाइजेशन. ठीक है. ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की. प्लांटेशन क्रॉप में एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है, एक ही क्रॉप पर फोकस किया जाता है. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मल्टीपल क्रॉप स्पेशलाइजेशन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? ऑप्शंस आर कॉफी, कॉटन, व्हीट या फिर रबर. तो व्हीट इज द करेक्ट आंसर. ये एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस लेड इक्वल एम्फेसिस ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री. सो कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो कि क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देती है? ऑप्शंस आर डेयरी फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर.
So the correct answer is mixed farming, option number B. Okay. Next question is, which type of farming is the most advanced and efficient type of rearing of milch animals? तो milch animals are those animals जो कि हमको milk provide करते हैं, ठीक है. So options are mixed farming, dairy farming, Mediterranean agriculture, market gardening. तो यहाँ पर आई गेस एवरीबडी नोज द आंसर, डेयरी फार्मिंग विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज एन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. सो असर्शन है डेयरी फार्मिंग इज हाईली लेबर इंटेंसिव. या दिस इज ट्रू, ठीक है. रीजन जो है दैट इज इट इन्वॉल्व्स रिगरस केयर इन फीडिंग एंड मिल्चिंग. There is no off season during the year as in the case of crop farming. तो this statement is correct as well. डेयरी फार्मिंग में हमको फीडिंग की, मिल्चिंग की, हर तरह से जो है काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. एंड साथ ही इस टाइप की प्रैक्टिस में जो है कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता है, ठीक है. जैसा कि क्रॉप फार्मिंग में हमको ऑफ सीजन मिल जाता है, लेकिन इन डेयरी फार्मिंग देयर इज नो ऑफ सीजन. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड ये प्रॉपरली आपके असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि वाई इट इज हाईली लेबर इंटेंसिव, ठीक है. असर्शन बोल रहा है कि जो डेयरी फार्मिंग है वो हाईली लेबर इंटेंसिव है, एंड रीजन ये बता रहा है कि वो हाईली लेबर इंटेंसिव क्यों है, ठीक है. सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Okay, next question is, what is the cultivation of grapes called? Options are sericulture, agriculture, viticulture या फिर horticulture. So viticulture is known as the cultivation of grapes. Option number C is the correct answer. Next question is, which of the following practice specialize in the cultivation of high value crops such as vegetables, fruits and flowers solely for the urban markets? Options are Mediterranean agriculture, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर डेयरी फार्मिंग. सो हियर द करेक्ट आंसर इज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी. Next question is, the regions where farmers specialize in vegetables only, the farming is known as dash. Dairy farming, truck farming, Mediterranean agriculture या फिर crop rotation. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रक फार्मिंग. ट्रक फार्मिंग वो प्रैक्टिस होती है जहां पर फार्मर्स केवल और केवल वेजिटेबल्स को ही स्पेशलाइज करते हैं, वेजिटेबल्स को ही ग्रो करते हैं. एंड इसका नेम ट्रक फार्मिंग इसलिए है बिकॉज लोकल एरिया से ओवरनाइट वेजिटेबल्स को मार्केट्स तक पहुंचाने का काम होता है ट्रक का. ट्रक जो है इन वेजिटेबल्स को ओवरनाइट मार्केट्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है. दैट इज वाई द नेम इज सेड टू बी एज ट्रक फार्मिंग. Option number B will be the correct answer. Next question is, which of the following are the benefits of cooperative societies? Option number A is helps farmers to procure important inputs of farming. Option number B helps farmers to sell the products at most favorable terms. Option number C helps in processing of quality products at cheaper rates. सो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट? डेनमार्क, रशिया, स्वीडन या फिर नेदरलैंड्स. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. डेनमार्क में ये जो फार्मिंग है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी, एंड इस लेवल पर सक्सेसफुल हुई थी कि वहाँ का हर एक फार्मर कोऑपरेटिव का मेंबर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग? So options are size, grade and mode of occurrence of deposits, demand for the mineral, labor and transport cost या फिर all of the above. So option number D is the right answer, all of the above. ये सारे ही factors mining को affect करते हैं. Okay. Next question is, surface mining is also known as dash, underground mining, open cast mining, both A and B या फिर none. So the correct answer will be open cast mining. Okay. Next question is, which of the following is also known as shaft method of mining? So the options are surface mining, underground mining, open cast mining या फिर none of the above. So यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा underground mining, ठीक है. And here we are done with the questions. I hope you enjoyed practicing. If you like the video, give it a thumbs up, share among your friends and subscribe to my channel. हम मिलेंगे हमारे next video में with another bunch of questions and another chapter. तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के.